सुल्तान टीपू का कहा हुआ मशहूर ज़माना जुमला मेरे पर्दे फिक्र से टकरा रहा है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। और ये जुमला मुझे एक ऐसे मौके पर याद आया कि जिस वक्त चीफ जस्टिस उमर बंदयाल अपनी 1 साल 7 माह और 14 रोज की मुद्दत गुजारने के बाद घर वापस जा रहे हैं। और बहुत सारी खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि एक इंपॉर्टेंट फैसला जो नैब तरामीम को चैलेंज करने की पिटीशन थी जो चेयरमैन पीटीआई की तरफ से दायर की गई थी, अब जाते जाते उमर बंदयाल साहब वो फैसला जो उन्होंने महफूज किया हुआ है वो आज जारी कर सकते हैं। जब इंसान किसी बड़े ओहदे पर बराजमान होता है तो वो समझने लगता है कि वो अक्ले कुल है, वो मुख्तारे कुल है, उसके पास फैसलों के इख्तियारात हैं और शायद ऐसे ही चलता रहेगा, ये पावर हमेशा रहेगी। ऐसा ही जस्टिस साकिब निसार को भी लगता था। साकिब निसार साहब भी कहाँ चले गए किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। आज उनकी तस्वीर दिखाई देती हैं कि वो एक बैग उठाए कभी लंदन की फ़्लाइट ले रहे हैं तो कभी अमेरिका की फ़्लाइट पकड़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 9 अप्रैल की वो रात उमर बंदयाल साहब को याद करा रही है। यानी उमर बंदयाल साहब वो कहते हैं ना, मरे थे जिनके लिए वो रहे वुजू करते, या यूँ कह लीजिए कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब उमर बंदयाल साहब क्या करेंगे रिटायरमेंट के बाद? वो कोई उबर चलाएंगे, कोई करीम चलाएंगे, कोई टैक्सी वैक्सी चलाएंगे, क्या करेंगे? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आगाज में सुल्तान टीपू का कहा हुआ मशहूर ज़माना जुमला मेरे पर्दे फिक्र से टकरा रहा है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। और ये जुमला मुझे एक ऐसे मौके पर याद आया कि जिस वक्त चीफ जस्टिस उमर बंदयाल अपनी 1 साल 7 माह और 14 रोज की मुद्दत गुजारने के बाद घर वापस जा रहे हैं। उमर बंदयाल साहब झुकी झुकी नजरें लिए हुए, कंधे गिरे गिरे से हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं दे रहे। उसकी अलामत यह है कि वो अपने एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस भी नहीं ले रहे हैं। फुल कोर्ट रेफरेंस एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस के एजाज़ में मुख्तलिफ तकारीर होती हैं, खिताबात होते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, अटॉर्नी जनरल, जो मोअज़्ज़िज़ान हैं, जजेस हैं, वो चीफ जस्टिस के बारे में, जो सुबुकदोश होने वाले रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस हैं, उनके बारे में तकारीर करते हैं, ओवरऑल जुडिशरी के बारे में बात करते हैं, उनके करियर के हवाले से कुछ बातें होती हैं। तो उमर बंदयाल साहब ने मसलहत अंदेशी का मुजाहरा करते हुए फुल कोर्ट रेफरेंस ना लेने का फैसला किया है। अब उनको इस बात का बखूबी इदराक है कि जिस वक्त फुल कोर्ट रेफरेंस होगा तो लोग तकारीर करेंगे और लोगों का गम व गुस्सा उरूज पे है। पाकिस्तान बार काउंसिल भी बोलेगी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कुछ कहे या ना कहे। और उसका इशारा इससे भी मिल रहा है कि कल जब जजेस की जानिब से उमर बंदयाल साहब के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया गया तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने इस इशाइये की तकरीब से वॉकआउट किया। और हारून रशीद साहब जो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं, उन्होंने एक नोट चीफ जस्टिस के नाम लिखा और कुछ स्टिकर्स भी कल चलते रहे। मैं ज़रा उस नोट की जो हल्की सी झलक है वो आपके सामने रखूँगा। उसमें वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के इशाइये में एहतजाजन शिरकत नहीं कर रही। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं ले रहे। पाकिस्तान बार एहतजाजन जजेस के चीफ जस्टिस के एजाज़ में इशाइये में शिरकत नहीं करेगी। और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस का अलविदाई रेफरेंस ना होने पर अपना खिताब जारी कर दिया है। यानी वो खिताब जो उन्होंने अलविदाई रेफरेंस पर करना था वो जारी कर दिया गया लिख के। अदालत उज़्मा में कहते हैं कि 60,000 के करीब मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। ज़ेर इल्तवा मुकदमात के मुकर्रर और निपटाने का कोई शफाफ तरीक़ाकार नहीं बनाया गया। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान बार की बार बार दरख्वास्त पर कभी मुलाकात नहीं की। यानी पाकिस्तान बार काउंसिल जो है अपने रिजर्वेशंस का इजहार कर रही है। और फिर वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब, हमने एक ही दिन में इंसाफ का अजीब दोहरा मयार देखा कि पंजाब में इंतखाबात का हुक्म दे दिया गया जबकि केपीके में इसी नौयत का मामला नज़रअंदाज कर दिया गया, जिससे अदालत उज़्मा का वक़ार इंतहाई बुरी तरह से पायमाल किया गया। फिर वो कहते हैं, जनाब चीफ जस्टिस साहब, आपके दौर में ऐसे फैसले किए गए जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती और हम इंतहाई कर्ब के साथ ये कहने पर मजबूर हैं कि इन फैसलों को तारीख कभी अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेगी। अब तुरफा तमाशा ये है कि एक तरफ तो पाकिस्तान बार काउंसिल एहतजाज कर रही है और ज़ाहिर है उमर बंदयाल साहब के फैसलों पर बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो रिजर्वेशन रखती हैं और फिर ये कहती है कि वो चेयरमैन पीटीआई के लिए सहूलतकार का किरदार अदा करते रहे हैं। लेकिन कितनी मुज़क्किर बात है कि जिस वक्त उमर बंदयाल साहब जा रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने भी ट्रॉलिंग शुरू कर दी है। जो की पैड वॉरियर्स हैं वो भी उमर बंदयाल साहब पर ताक ताक के हमले कर रहे हैं। खासतौर पर 9 अप्रैल की उस रात का मंजर याद करा रहे हैं कि जिस वक्त उमर बंदयाल साहब की कोर्ट स्पेशली खोली गई थी और फिर काउंटिंग कराने का हुक्म जारी किया गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मामले के ऊपर। और जो रूलिंग कासिम सूरी साहब ने दी गई थी उस रूलिंग को भी मुस्तरद कर दिया गया था। असेंबलीज की डिसोल्यूशन के फैसले को भी गैर आइनी करार दिया गया था और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोट हुए थे। तहरीक-ए-इंसाफ जो है पार्लियामान से बायकॉट कर गई थी, फिर उसके बाद इस्तीफे भी हो गए थे और फिर उसके नतीजे में हुकूमत यानी रिजीम चेंज हो गया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 9 अप्रैल की वो रात उमर बंदयाल साहब को याद करा रही है। यानी उमर बंदयाल साहब वो कहते हैं ना, मरे थे जिनके लिए वो रहे वुजू करते,
या यूं कह लीजिए कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना ही उधर से ना खुदाई मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब उमर अता बंदयाल साहब क्या करेंगे रिटायरमेंट के बाद? वो कोई उबर चलाएंगे, कोई करीम चलाएंगे, कोई टैक्सी वैक्सी चलाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि हालात बड़े मखदूश हो रहे हैं। और ये उमर अता बंदयाल साहब भी नहीं है जिन्होंने जुडिशरी का चेहरा मसख किया है, या जुडिशरी का चेहरा आज इस तरह का दिखाई देता है कि बहुत तनकीद होती है बतौर इदारा अदलिया के ऊपर। ये उमर अता बंदयाल के बहुत सारे और भी जो लोग हैं जो इनसे पहले जिनके जानशी ये बने थे, वो साकिब निसार हो, आसिफ सईद खोसा हो, जस्टिस गुलजार हो, तो ये वो तमाम तर चेहरे हैं जिनको अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखा जाएगा। और उन्हीं चेहरों के अंदर एक चेहरा अब ऐड होने जा रहा है। उमर अता बंदयाल साहब के अगर मुतनाज़ा दौर की बात की जाए तो ये जो 1 साल 7 माह और 14 रोज़ पर मबनी उमर अता बंदयाल साहब का बतौर चीफ जस्टिस टेन्योर है, इसके अंदर जो एक सबसे बड़ी चीज़ हमें देखने को मिली वो ये कि पॉलिटिकल पार्टीज ही उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर तनकीद नहीं कर रही थी, बल्कि अपने ही जजेस जो ब्रदर जजेस हैं उन्होंने ही अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। खासतौर पे जस्टिस काजी फाइज ईसा हो, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हो, और वो जजेस जो इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे, उन्होंने उमर अता बंदयाल साहब को आड़े हाथों लिया। इस तरह से नहीं कि पब्लिकली जाके बातें कर रहे हो, बल्कि उनके रिमार्क्स बोलते थे। जजेस के रिमार्क्स के अंदर कुछ ऐसी रिफ्लेक्शन दिखाई देती थी, और फिर उन जजेस को जो उमर अता बंदयाल से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते थे उनको बेंचेस में शामिल नहीं किया जाता था। तो एक जो डिवीजन है विद इन दी जुडिशरी वो खुलकर वाजे हो गई। पता चला कि अदलिया का इदारा तफरीक का शिकार है। फिर जिस वक्त 2 फरवरी 2022 को उमर अता बंदयाल साहब ने चार्ज संभाला था बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो उस वक्त उन्होंने लंबी लंबी तकरीरें की थी, और उन तकरीरों के अंदर ये इस्तफसार किया था, और फिर रिक्वेस्ट भी की थी, अर्ज गुजारी की थी कि आप जजेस के ऊपर इस तरह के हमले ना करें और जजेस की किरदार कुशी ना करें। और ये तकरीर करते हुए वो जज्बाती भी हो गए थे, आपदीदा भी हो गए थे। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान के इस्तीफे को याद भी किया, और फिर उनको दिखाई दे रहा था कि कल को कहीं ऐसी ही दिक्कत उनको दरपेश ना हो जाए। इसी तरह एक और कंट्रोवर्शियल चीज़ 28 मार्च को जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो थी, और 28 मार्च को जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा हूँ कि उसी के नतीजे में इमरान खान साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग नहीं कराई थी, बल्कि अपने डेप्यूटी स्पीकर को ये हुक्म सादर किया था कि आपने एक रूलिंग देनी है। और फिर उस वक्त के वज़ीर कानून फवाद चौधरी साहब ने आर्टिकल 5 पढ़कर सुनाया था। डेप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दे दी थी। रूलिंग देने के फ़ौरन बाद इमरान खान साहब जलवा अफरोज़ स्क्रीन होते हैं और आके असम्बलीज डिसॉल्व करने का ऐलान करते हैं, और उस समरी के ऊपर फौरी तौर पर आनन फानन सदर मुमलिकत भी दस्तखत कर देते हैं, और अल्टीमेटली फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कोर्ट खोलनी पड़ती है, और फिर उस रूलिंग को गैर आईनी करार दिया जाता है। फिर 3 मेंबर बेंच जो है वो खासा डिस्कशन में रहा, और 3 मेंबर बेंच का आपको पता है कि एक तो उसमें उमर अता बंदयाल साहब होते थे, दूसरे चीफ जस्टिस के एक और रफ़ीक़े कार एजाजुल एहसन साहब होते थे, ये वही एजाजुल एहसन साहब है जो पनामा के अंदर मॉनिटरिंग जज भी थे, और तीसरे जज जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर होते थे। यानी 3 जजेस जो है उन पर मुश्तमिल ये बेंच खासा मुतनाज़िर रहा, और ये 3 जजेस जो है इस हवाले से खासे कॉन्ट्रोवर्शियल रहे कि जिस वक्त ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट होता था, ये मन पसंदीदा बेंच उमर अता बंदयाल साहब का, तो लोगों को पता चल जाता था कि फैसला क्या आने वाला है। इसी तरह जो पंजाब इलेक्शंस का मामला है उसके अंदर एक बहस रही कि फैसला 4-3 का है या 3-2 का फैसला है, और उस पर जो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब और उस वक्त के अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान साहब वो भी इसके ऊपर जो है खासी तनकीद करते रहे, और ये कंट्रोवर्सी रही। यानी दूसरा फरीक जो है वो कहता था कि ये 3-2 का फैसला है, जबकि इधर के लोग ये कहते थे नहीं ये 4-3 का फैसला, और 4-3 से ये फैसला उनके हक में आया है। खैर जाते जाते अब से कुछ रोज़ पहले वो जो फैसला महफूज हुआ था पंजाब इंतखाबात का, वो फैसला सुना दिया गया कि उसमें इलेक्शन कमीशन की जो दोबारा नज़रसानी की दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी गई, और फैसला बरकरार रखा गया कि इंतखाबात 14 मई को होंगे। यानी वो फैसला तो कर दिया गया, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। 14 मई को इंतखाबात कराने हैं, लेकिन इंतखाबात के इस केस के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पैरा नहीं दे सकी, और उस वक्त इसका भी फैसला सुनाया गया कि जिस वक्त PDM हुकूमत चली गई। उसके बाद आर्टिकल 63A की जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की, इसको भी री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यानी आर्टिकल 63 की तशरीह के बाद आपने आईने पाकिस्तान की एक शिक जो आर्टिकल 95 है उसको तो प्रैक्टिकली माजूल कर दिया। यानी आर्टिकल 95 जो हक देती है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पार्लियामान के फ्लोर पे ला सकते हैं, 63A की तशरीह के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 95 की एप्लीकेबिलिटी के ऊपर बहुत सारे सवाल उठा दिए कि अब कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने का सोच भी नहीं सकता, इसलिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएगा तो ना तो वोट गिने जाएंगे और फिर उसकी जो रुकनीयत है वो भी जाती रहेगी। तो कोई पागल ही होगा
जो आर्टिकल 95 के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएगा। यानी प्रैक्टिकली आपने उसका रास्ता रोक दिया और जिस तरह की आपने तशरीह की उसको रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ करार दिया जाता है। इसी तरह डिप्टी स्पीकर पंजाब जो दोस्त मोहम्मद मजारी हैं, उनकी रूलिंग जब चौधरी शुजात के खत का मामला आया और फिर उसके ऊपर फैसला हुआ और उससे बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुंचाया गया, ये खासा मुतनाज़ केस बना। उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल यानी एक ऐसा कानून जो पार्लियामान से मंजूर भी नहीं हुआ था, आपने उसके ऊपर स्टे लिया, उसके ऊपर फैसला दिया और वो फैसला आप दबा के बैठ गए, यानी उस फैसले को जारी भी नहीं किया गया। और आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज और नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के इन रिमार्क्स को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जब तक फैसला नहीं होता वो किसी भी बेंच को गैर आईनी और गैर कानूनी समझते हैं और इस बेंच के दिए गए फैसले भी गैर आईनी और गैर कानूनी होंगे। और मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो फैसला है वो एक नया कोहराम मचा सकता है और उमर अता बंदियाल साहब के बहुत सारे फैसले जो हैं वो फिर से स्ट्राइक डाउन हो सकते हैं, मुतनाज़े हो सकते हैं, नलिफाई किया जा सकता है। इसी तरह से जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो ऑडियो लीक्स कमीशन है जो हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया था, उस ऑडियो लीक्स कमीशन को भी गैर कानूनी करार देकर उसको काम करने से रोक दिया गया, यानी काम करने से रोका गया, उस पर भी एक स्टे आ गया। और जस्टिस काजी फाइज ईसा जो उमर अता बंदियाल साहब के बाद सेकंड इन कमांड थे, उनके साथ जो एक रिफ्ट है इससे और भी वाज़ेह हो गई। अब ज़ाहिर है उमर अता बंदियाल साहब तो कल के रोज़ चले जाएंगे, वैसे प्रैक्टिकली आज उनके काम का आखिरी रोज़ है क्योंकि अदालती औकात कार तक आज वो रहेंगे। और बहुत सारी खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि एक इम्पॉर्टेंट फैसला जो नैब तरामीम को चैलेंज करने की पिटीशन थी जो चेयरमैन पीटीआई की तरफ से दायर की गई थी, उन नैब तरामीम केस का फैसला भी उमर अता बंदियाल साहब ने महफूज किया हुआ है। अब नैब तरामीम से जो बेनिफिटेड लोग हैं वो सबको अंदाज़ा है इस चीज़ का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग बेनिफिटेड हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग बेनिफिटेड हैं, फिर कुछ कारोबारी शख्सियात हैं जिन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया नैब तरामीम से। अब जाते जाते उमर अता बंदियाल साहब वो फैसला जो उन्होंने महफूज किया हुआ है वो आज जारी कर सकते हैं और इस फैसले के जारी होने के बाद एक नया जो पेंडोरा बॉक्स है वो खुल सकता है। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैन बी फिश आउट ऑफ वाटर, जो ऑलरेडी ये महसूस कर रही है कि उनको कॉर्नर्ड किया जा रहा है और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है और लेवल प्लेइंग फील्ड पर्सन स्पेसिफिक है, नवाज शरीफ के लिए बनाया जा रहा है। तो हो ये सकता है कि नैब तरामीम से जो फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पर्टिकुलरली उठाया था उनको अब म्यूज़िक फेस करना पड़े। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नैब तरामीम से अगर आप डिटेल निकालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ जो बेनिफिटेड लोग हैं वो ज़्यादा हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे हमजा शहबाज हो या सलमान, FIA के केसेस उन पर ज़्यादा थे। यानी जो वफाकी तहकीकाती एजेंसी है FIA की जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात होती थी वो केसेस थे। तो शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उतना नुकसान ना पहुँचे अगर इस केस का फैसला आज जुमे के रोज़ सुना दिया जाता है जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहुँचे। और अगर इस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया हुआ है कि हवाओं का रुख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब है या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत लेकर आनी है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी ये फैसला सूट करेगा जो उमर अता बंदियाल साहब सुना के जाएंगे। अब उमर अता बंदियाल साहब जाते जाते कुछ कर देंगे, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे चेयरमैन PTI को बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा तो कुछ होता हुआ ना तो सुनाई दिया ना ही दिखाई दिया और ना ही अब कोई ऐसा मार्जिन मौजूद है उमर अता बंदियाल साहब के पास कि वो कुछ ऐसा काम कर जाएं जिससे कैदी नंबर 804 की रिहाई आसान हो जाए। जब इंसान किसी बड़े ओहदे पर बराजमान होता है तो वो समझने लगता है कि वो अक्ले कुल है, वो मुख्तारे कुल है, उसके पास फैसलों के इख्तियारात हैं और शायद ऐसे ही चलता रहेगा, ये पावर हमेशा रहेगी। ऐसा ही जस्टिस साकिब निसार को भी लगता था। वो ऐसी फिरौनियत थी, बल्कि रऊनियत थी, जिस रऊनियत भरे लहजे के साथ वो अपनी लोअर जुडिशरी के लोगों के साथ बात करते थे, जिस रऊनत भरे लहजे के साथ वो सियासतदानों को पुकारते थे और जिस रऊनत से वो बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को जिनसे वो चाहते थे कि इनसे इंटरेस्ट निकलेगा उनको पुकारते थे। साकिब निसार साहब भी कहाँ चले गए किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। आज उनकी तस्वीर दिखाई देती हैं कि वो एक बैग उठाए कभी लंदन की फ़्लाइट ले रहे हैं तो कभी अमेरिका की फ़्लाइट पकड़ रहे हैं। आज जस्टिस आसिफ सईद खोसा कहाँ है किसी को कोई पता नहीं है। वही जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी की बात करते थे, वो सिजिलियन माफिया और गॉडफादर की बात करते थे। सुनने में आया है कि बहुत सारे पैगामात भेजते हैं जिसमें माफ़ी तलाफ़ी की बातें होती हैं। आज जस्टिस गुलजार कहाँ है किसी को कोई पता नहीं है। आज उमर अता बंदियाल साहब की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको डंके की चोट पर यह कह सकता हूँ कि ये बातें आज से 1, 2, 1.5, 2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक या कह लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने तक होंगी
उसके बाद उमर अता बंदयाल को किन अल्फाज में याद रखा जाएगा वो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, और उसके बाद किसको क्या पता कि उमर अता बंदयाल कहाँ होंगे। ना गोरे सिकंदर ना है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। तो बड़े बड़े नामियों के निशान मिट जाते हैं, और ये बात याद रखनी चाहिए जिस वक्त आप इंचार्ज होते हैं, जिस वक्त आप ड्राइविंग सीट पे होते हैं, जिस वक्त यू गेट होल्ड ऑफ थिंग्स, तो उस वक्त आपके जहन के अंदर बजाय इसके कि ताकत का नशा और ताकत का खुमार सर चढ़कर बोल रहा हो, आपको ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है। या वो कहते हैं ना कि चढ़ते दरिया को भी एक रोज़ उतर जाना है, इतना बेसमत ना चल, लौट के घर जाना है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।